मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी गृहिणी थी। हम लोग 2 भाई और 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए इन संस्कृत। उससे पहले मैंने बीएड कर लिया था और फिर मैंने एक प्राइवेट टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया, जहाँ पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। कितनी थी? 500 रुपये महीने से मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में। 1 साल नौकरी की और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में, एक बार हाथ देखना चाहता हूं आपके, जो नौकरी करते हैं, सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह की। बहुत सारे साथी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी करके हम एक लंबी सी गाड़ी ले सकते हैं सर? बड़ा सा बंगला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नौकरी इसलिए नहीं बनाई गई है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए, अपितु नौकरी का निर्माण इसलिए किया है ताकि हम जिंदगी भर पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहें। मैं माफी चाहता हूं कुछ साथियों से, लेकिन सच्चाई तो यही है सर। अगर ऐसा नहीं होता तो खान साहब इतनी अच्छी खासी नौकरी पहले ही क्यों छोड़ देते, पूरी करते। और बहुत सारे साथी हैं हमारे बीच में। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि युवा का पहला लक्ष्य है, पढ़ाई वो इसलिए करता है कि नौकरी मिल जाए। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही है, एमएनसी आ रही हैं, नौकरी करने आ रही है। हेलो, किस लिए आ रही है? बिजनेस करने आ रही है, क्योंकि उनको बिजनेस की संभावनाएं दिखती हैं। हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, हम विकासशील देशों में हैं। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। देश की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या यहां पे रहती है। बहुत बड़ी संभावना है बिजनेस करने की, लेकिन आज भी हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो अंग्रेजों के जमाने की है। मैंने जब बीएड किया, बैचलर इन एजुकेशन, उसमें हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास, जिसमें हमें पढ़ाया गया कि भारतीय शिक्षा कब शुरू हुई। प्राचीन टाइम में गुरुकुल सिस्टम रहता था, उसके बाद में अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पे देखा कि अगर हमने राज करना है तो हमें लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, वो सिखानी पड़ेंगी जो वो हमारे कहने के अनुसार काम करें। और उस समय एक बड़ा परिवर्तन लेके आए लॉर्ड मैकाले एक उनके वाइस चांसलर रहे इंडिया में, और उन्होंने एक शिक्षा पद्धति दी जिसको भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले शिक्षा पद्धति बोलते हैं। तो मैकाले का एकमात्र लक्ष्य था कि उस शिक्षा पद्धति में वो सारी चीजें दी जाएं ताकि जब वो शिक्षा लेके व्यक्ति बाहर निकले तो वो नौकरी के बारे में ही सोचे, व्यापार के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्यादा नहीं सोचे। और आज भी इतने आजादी के इतने सालों के बावजूद भी उस शिक्षा पद्धति का असर हमारे ऊपर में है। अभी थोड़ी सी बातचीत होने लगी है, स्किल डेवलपमेंट की बात होने लगी है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होने लगी है, उस प्रकार की चीजें होने लगी है। अब भी हमारे ऊपर में वही प्रभाव है। यस और नो? लेकिन मैं लक्की मानता हूं अपने आप को कि उस समय मेरे को समझ में आ गया था कि नौकरी से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस क्या किया जाए, कोई बैकग्राउंड नहीं थी, परिवार में कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया था। मैंने एक पहला निर्णय ये लिया, मैं गांव को छोड़ के मैं शहर में चला गया, 40 किलोमीटर दूर। वहां मेरे मामा जी ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया।
मुझे मालूम नहीं मध्य प्रदेश के ठेकेदार कैसे रहते हैं, हरियाणा के जो ठेकेदार रहते हैं द्विवेदी साहब, वो शाम के टाइम पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सभी दिशाओं से एक जगह आ जाते हैं और फिर वो पार्टी करते हैं। और वो पार्टी जिस प्रकार से करते हैं तो वो बिल्कुल मुझे वो समझ नहीं आई वो चीज़ें। तो मुझे लगा यार ठेकेदार तो अच्छा नहीं बन सकता। और मेरे मामा जी कहते थे कि अच्छे ठेकेदार के लिए जरूरी है सब करना, नहीं तो अच्छे ठेकेदार नहीं बन पाओगे। तो उन दिनों एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था, केबल टीवी का बिजनेस। मैंने एज ए केबल ऑपरेटर वो बिजनेस स्टार्ट किया। एक हमने डिश एंटीना लगाया, उसको छतरी बोलते थे हम लोग, 4 फीट बाई 4 फीट उसका साइज रहता था। और एक वीसीआर आता था उन दिनों जिसपे फिल्म दिखाते थे हम लोग, और 150 रुपए एक टीवी से हम लोग लेते थे। बहुत अच्छा कारोबार था। ये बात कर रहा हूं मैं 96-97 के लगभग की। खूब मेहनत किया, कुछ करने का इच्छा था, पैसा आने लग गया, अच्छा खासा पैसा आ रहा था। जब मैं कंपेयर करता था अपने टीचिंग प्रोफेशन से, मेरे जो साथी अच्छी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनसे बहुत अच्छा पैसा बना रहा था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसकी 2 वजह थी। पहली वजह यह थी कि वहां पे 24 घंटे काम करना पड़ता था। दिन में भी करते, रात में किसी का केबल खराब होता तो लोग घर पे आ जाते, भैया ठीक करके आओ। कोई रिश्तेदार हुआ उसके सामने बोलते नहीं अभी ठीक करके आओ, नहीं पैसे नहीं देंगे। दूसरी समस्या ये थी कि जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे, वहां पे अगर मैं जा रहा होता गली से तो लोग पीछे से आवाज मारते थे और बोलते थे केबल वाले सुनना। क्या बोलते थे? केबल वाले। जैसे आप बुलाते हैं ना रिक्शा वाले, सब्जी वाले। इस दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी काम करे और उसका कैसा भी नाम हो, चाहे उसका नाम भुंडू राम हो, मतलब जो आप नाम अच्छा नहीं लगता हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि जब भी बुलाया जाए ना उसके नाम से उसको बुलाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को कुछ इस तरह से लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। तो ये 2 वजह थी जिसकी वजह से मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं था। और मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार मैं दूसरा काम करूंगा कुछ, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे। आपने वो कहानी सुनी होगी प्यासे कब्बे वाली, वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। ध्यान है कुछ लोगों को? उस कहानी का एक मोरल था। और हर कहानी जो हमें पढ़ाई जाती थी वो इसलिए पढ़ाई जाती थी कि ताकि हम उससे शिक्षा लें और अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करें। लेकिन हमने वो सारी कहानियां इसलिए पढ़ी हैं कि अगर अच्छे से पढ़ ली, रट ली तो 10 में से 10 आ जाएंगे। हेलो? जो कहीं ना कहीं मैकाले की शिक्षा पद्धति का असर दिखता है। उस कहानी का मोरल था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह वहां। हजारों साल पहले भी ये सही थी, आज भी सही, और हजारों साल बाद भी ये सही रहेगी। अगर आपको किसी भी चीज की सच्ची चाहत जिस दिन पैदा हो जाएगी, ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाएगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये सब जब मेरे दिमाग में चल रहा था, उसी समय मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, बोले मेरे घर पे आओ, कुछ बात करनी है। जब मैं उनके घर पे गया तो मैंने देखा 2-3 लोग और वहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ पे कोई बाहर से सज्जन आए हुए थे। वहाँ पे मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में 3 शब्द एक साथ में सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है। अगर आपने इन 3 शब्दों पे विश्वास रखा और अपने आप को समर्पित कर दिया इनके सामने, ये 3 शब्द
आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। एक कहावत है, बुरा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा हमें इसका मालूम नहीं चलता। इसके विपरीत भी एक कहावत है, अच्छा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा इसका भी हमें पता नहीं चलता। क्या बात है सर। आज से 21 साल पहले आरसीएम मेरी जिंदगी में एक अच्छे वक्त के रूप में आया। हम कहते हैं ना, पुण्य कर्मों का उदय हो गया। हेलो, तो जब पुण्य कर्मों का उदय होता है, कुछ घंटी वंटी बजती है, हेलो, कुछ अलग तरह का म्यूजिक चलता है, कोई भविष्यवाणी होती है आसमान से, कुछ नहीं होती। वो परमात्मा आपको माध्यम बनाता है और उस माध्यम के माध्यम से कुछ चीज आपको मिलती है। इसको व्यापार की भाषा में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी, अवसर, आगे बढ़ने का अवसर। आज से 21 साल पहले ये अवसर मेरी जिंदगी में आया, मैंने इसको ज्वाइन किया। शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। मुझे भी लगता था कि जब लगता ही कुछ नहीं है तो आएगा कहां से। व्यापार तो बड़ा वो होता ना जहां ज्यादा पैसा लगे। द्विवेदी साहब बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है तो लगता है बड़ा काम किया है, पेट्रोल पंप लगाया है, फैक्ट्री लगाई है ना। तो यहां लगाई कुछ नहीं, मुझे 1280 रुपए शायद मेरे लगे थे और 1280 में 3 पैंट और 3 शर्ट, नहीं 5 पैंट आती थी उस समय, 5 पैंट मिल गई थी मुझे। तो मुझे ये था कि यार बिजनेस कैसे होगा, काम क्या होगा, पैसा कहां से आएगा। तो और जब हम काम नहीं करते ना तो हम बहाने बनाते हैं, यस और नो? यस। तो मैंने बहुत सारे बहाने बनाए अपलाइन से। जब भी वो थोड़ा पुश करते बोलते, मैं बोला नहीं अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है, घर में इशू है, अब थोड़ा ये हो गया, अब थोड़ा ये हो गया, अब फिर बाद में करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच चल रहे हैं, केबल का काम है, ऐसा वैसा। लेकिन जो स्मार्ट अपलाइन होते हैं ना, स्मार्ट अपलाइन, वो मालूम क्या करते हैं? उनको ये मालूम है कि किसी व्यक्ति का सही अगर ये देखना है ये करने वाला है या नहीं करने वाला है, तो वो उसको इस प्रकार की मीटिंग में बैठा देते हैं। एक बार ये टेस्टिंग है और मेरे अपलाइन को ये मालूम था और वो मुझे जबरदस्ती करके इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि ज्यादातर लोग पधरवाए जाते हैं, पधारते नहीं हैं। और जो पधरवाए जाते हैं ना तो उनकी ही निशानी रहती है, क्योंकि मैं वैसे पधरवा गया था, वो ताली नहीं बजाएंगे। अपनी एक एटीट्यूड से में रहते हैं, हर चीज को बड़ी डाउट की नजर से देखेंगे कि कहीं ये सेटिंग मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है, कुछ इन लोगों को कहीं से बहका के सिखा के तो नहीं लेके आए होंगे यहाँ पे। तो अपने तरीके से सोच रहा था मैं भी, क्या चल रहा है ये सब ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, कुछ लोग मंच पे आए, उन्होंने अपनी इनकम के बारे में बताया। फिर जो मुख्य स्पीकर थे उन्होंने जब लॉजिकल तरीके से कुछ चीज़ों को, विजन को लेके बताया, भविष्य को लेके बातचीत की, पहली बार मुझे लगा ऐसे कार्यक्रम में बैठ के कि मुझे बिजनेस करना है। आज से 21 साल पहले ऐसी ही एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 25 सितंबर 2022 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने